मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती, ऐसा लगता कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। हालांकि घर में मेरे 17 साल के बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे विधवा हुए 3 साल हो गए थे। फिर जब नहाकर बाहर निकलती तो वहाँ कोई भी ना होता। बेटा भी अपने कमरे में पड़ रहा होता। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में मेरा नाम रोशनी है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई। और मेरी शादी एक हादसा थी। वो इस तरह कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती फिर रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वह हमारे घर से जाने किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी। वहां पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी ये बात बारातियों में नहीं हुई थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि वापस चलो। सब समझा रहे थे अगर आप लौट जाती हैं तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी कि उसने कहा कि मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दीजिए ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग जो भी बातें करें, कम से कम आपकी बेटी से मेरी शादी तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन जाने क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन इसने सबको बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मेरा बहनोई शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने फौरन ये बात कर दी। इसकी अपनी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसा मत करो, हमें इस घर से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं जोड़ना। जिस घर की एक बेटी भाग सकती है, जाने ये लोग किस किस्म के हैं, जाने उन्होंने अपनी बेटियों को कैसे संस्कार दिए हैं। लेकिन मेरे बहनोई ने कहा कि इसे मुझसे ही शादी करनी है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई और मेरा बहनोई जो अब मेरे पति बन चुके थे, मुझसे पूरे 12 साल बड़े थे। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। जाने वे कहाँ थी। हमारी उससे जिंदगी भर कभी भी बात ना हुई। लेकिन मुझे मेरे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही भाग के आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे ऐसे ही रखता था जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने पति की बाहों में जाती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वो मुझे हंसाते और मेरा बहुत ख्याल रखते। अगर मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि बच्ची की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा कि ये बच्चा नहीं रखेगी क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया। उसने कहा कि मुझे बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से जाना होगा, कि ये घर इनके नाम था। और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास थी, ससुर नहीं थे और मेरा पति इकलौता बच्चा था। मेरा पति बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत भी 9 महीने बहुत ज़्यादा ख़राब रही। एंड वक्त पर जब मेरे पति से पूछा गया कि बीवी को बचाना है या बच्चे को, तो उसने कहा कि मेरी बीवी को बचाइए। मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाइए। पर डॉक्टर का कहना था जो लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के दस्तखत भी होंगे। मेरे पति ने कहा कि बीवी को बचाइए, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई और उसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा इस वक्त 3 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने जैन रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा पति घर में एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि 4 साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद इस वक्त 6 साल की थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। मैंने दोबारा कभी ना शादी करने का फैसला किया। मैं 22 साल की उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ बाबा ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए ये बेवफाई के बराबर था और मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और उसके बाद मेरे पापा भी। जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन कोई मरता नहीं किसी के पीछे। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था वह सब मेरा हो गया।
क्योंकि हमारा कोई भी भाई नहीं था और मेरी बड़ी बहन तो जब से घर से भागी थी किसी को पता भी नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ ज़माना बहुत बुरा सलूक करता है। अगर वह किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ अक्सर ही मेरी बहन के लिए दुआ करती थी, लेकिन मैंने अपने बाप की ज़ुबान से कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजर गया, मेरा बेटा 17 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ बाप की तरफ से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में दुकानें ले ली थी और उन दुकानों के किराए से मेरा घर चलता था। पहले तो यह किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लाखों में हो गया था। हम 2 लोग थे, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे को स्कूल और उसके बाद अच्छे कॉलेज में भेजा कि वह पढ़ाई करे और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, तो फिर मैं एक प्यारी सी बहू ले आऊं ताकि इस घर की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर मेरे साथ एक मसला हो गया था कि अचानक से दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, मुझे अचानक से बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। इतनी कि मैं फौरन नहाने के लिए चली जाती। जब तक बदन पर पानी बहाती रहती तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कितने गम हैं। पहले आपका पति और उसके बाद माँ बाप चले गए। सारी ज़िंदगी बिना हमसफ़र के रहीं। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती लेकिन टेंशनें होती हैं तो उस टेंशन को अच्छे तरीके से जी लेता है और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है। लेकिन वह टेंशन लेना कोई आसान काम नहीं होता और वे बाद में इस तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इंसान को हमेशा याद रहे, हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए। ये गम हम इंसान को मार डालते हैं। यही मसला था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हरकत हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था, इसकी छत इतनी छोटी थी इसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान से अंदर झांकना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं बुरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार तो मैंने किसी का साया भी देखा। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र 35 साल थी। आजकल तो ज़माना ऐसा था कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को जगा दिया, लेकिन जब कमरे में गई तो वहाँ पर वह अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ। वह एक जवान मर्द था और इस बात पर बहुत गुस्से में आकर किसी को कुछ कर सकता था या कोई लड़ाई भी हो सकती थी। मैंने कहा कि घर में कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वह फौरन खड़ा हो गया और उसने हाथ में डंडा उठाया और पूछने लगा, कौन हो सकता है? उसने सारे घर के हर कोने में देख लिया, लाइट वगैरह ऑन की, कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा बंद था। उसने कहा कि लगता है आपको वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने बताया कि किसी का साया देखा था और वह भी किसी मर्द का। ये बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वह कौन हो सकता था? ये हरकत मेरे दिमाग में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के सहन में था। मेरे बेटे के कमरे में बाथरूम था, लेकिन वह कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, इसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहती। उसे सुबह को भी जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने आसपास देखा और पहले तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था, दरवाज़ा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने बकायदा उस आदमी का साया देखा, बल्कि इसके कदमों की आवाज़ भी सुनी। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मेरी अकल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे देख न सके। मैंने बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज़ देना शुरू कर दिया।
मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उसे कहा, तुम ज़रूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वह नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था, वह जाग रहा था। मैंने फिर से सारा घर देखा लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बैठाया और कहा कि आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं, किसी बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। वह ये समझ रहा है कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह कि कोई वहाँ पर खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान बन जाए। मैं रात के वक्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की हल्की आवाज़ आई। मैं नहा नहीं रही थी बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी आदमी खड़ा है वो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि मेरा वहम था या वहाँ वाकई बाहर कोई मौजूद था। मैं बाहर निकल कर आई, वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कमरे से टॉर्च लेकर आई और जिस जगह पर रोशनी डाली, जहाँ पर मैंने मिट्टी फेंकी थी, ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। ये महसूस करके तो मेरा दिल बैठ गया कि कौन हो सकता था, कौन ये कर रहा था। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने इस जगह को गौर से देखा। जैसे रोशनी हुई मैं इस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों के निशान देख लिए थे। पाँव का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच लिया कि इस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक न जाती? ये मेरा घर था, क्या मैं अपने घर में ही डरी हुई फिरती? और अगर वह मेरे घर में आ जाता तो वह कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूँ तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मैंने एक नौकरानी रख ली थी। वही नौकरानी कमरे में पोछा लगा रही थी कि मेरे बेटे ने आकर फर्श पर मिट्टी वाले पाँव रख दिए। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की है। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा नहीं करता, और वहाँ से गुजर गया। जब जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे रोक दिया, उसे कहा कि उनको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने थे, यानी कि एक निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना था। पर यही प्रिंट तो मेरे बेटे के जूते का भी था। क्या ये ज़्यादा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे? तो क्या वह मेरा बेटा था? अचानक से तबीयत खराब हुई, मेरा सर चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठाया और मेरे बेटे की आवाज़ दी कि जल्दी आए, आपकी माँ को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमज़ोर है, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहे, दिमाग पर दबाव भी न डाले। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को काली चादर में लपेटा हुआ था, और वे एक खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। यानी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसको जानती हूँ, कि जैसे वह मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा, घर चलें आप, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र कर रहा था, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? उसे इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता रिश्ता था। मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ वही तो था। वह तो मेरा रखवाला था। पर जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात भी तो मैंने नोट की थी कि घर का दरवाज़ा बंद था, कोई अंदर फिर कैसे आ सकता था? और जब आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा होता था, बल्कि जाग रहा होता था। और फिर इस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे जैसा मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ना था कि वह कौन है। अब मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी, और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। अपने बेटे से बात बात में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? कहता, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, क्योंकि अब तो तुम्हारी दिसंबर की छुट्टियाँ होने वाली है। तो उसने कहा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं सुकून से सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही
थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। यही वक्त था जिस वक्त पर वह काम शुरू होता था। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और इशारा किया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया और अंदर जाकर पानी की टंकी भी खोल दी, जिससे उसे लगे कि मैं नहा रही हूँ। लेकिन मैं बाथरूम में नहीं थी, बल्कि किचन में खड़ी थी, जहाँ से बाथरूम का हिस्सा साफ नजर आता था। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैं वहीं पर बैठी थी। अभी 2 पल ही गुजरे थे कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांस फूल गई। एक लड़का इस तरफ बढ़ रहा था। कम रोशनी की वजह से उसका चेहरा दिखाई न देता था, लेकिन वह बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा था। उसके पैरों में जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे। इसका मतलब कि वह मेरा बेटा था। उसके हाथ में फ़ोन था और वह रोशनदान तक हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फ़ोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फौरन इस तरफ बढ़ी और डंडे से इस पर वार किया। मेरा निशाना सही जगह पर लग गया, लेकिन मैं आदमी वहीं पर गिर गया। मैंने फौरन शोर मचा दिया और फिर मेरी आंखों ने कुछ देखा। मेरी आंखों ने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भाग कर आया और आते ही पूछने लगा, क्या हुआ। मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा सारे हालात को समझ गया कि मेरी माँ ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और इस चोर को भी गिरेबान से पकड़ा। उसे घसीटता हुआ मेरा बेटा बरामदे तक ले आया। लेकिन जब इसके सर से टोपी हटी तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई मर्द नहीं, वह एक औरत थी। और वह कौन थी, मैं अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में दाखिल हुई थी और मेरी गलत वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही थी। मैं अपनी बहन को इतने साल बाद देखकर कभी उदास न होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, लेकिन शायद मैं उसे माफ़ कर देती। लेकिन उसे इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। मैं उसे कई साल बाद अपनी बड़ी बहन को देख रही थी। इस बहन को जिसको मैंने हमेशा से इतना प्यार किया था। बचपन में उसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बातें क्या करती थी। आज इसको अपने खिलाफ एक नफरत वाली हरकत करते हुए मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। वह ये सब क्यों करना चाहती थी। मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। मेरा बेटा उस पर हाथ उठा देता। मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि ये तुम्हारी मौसी है। वह हैरान रह गया। जिस औरत को उस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वह मेरी बहन थी, जो उस दिन भी मुझ पर नजर रख रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। हालांकि वह मुझे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने उससे बहुत ही अपनेपन से पूछा, जैसे जो कुछ उसने किया उसके लिए मैंने पहले ही माफ़ कर दिया। लेकिन वह बोली, पूछ तो ऐसी रही है जैसे मुझे खा जाएगी। बस बस, बड़ी आई मेरे हाल का फिक्र करने वाली। माँ बाबा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले पति से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करा ली। मेरा होने वाला पति पहले ही तुम पर मर मिटा था। ये तो मुझे पहले ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे सब मांगती तो मुझे कभी भी नहीं देती। बाबा ने तो पहले ही मुझे मेरे हिस्से से अलग कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी, पर करती तो कैसे करती। तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन इज्जत तो थी। 17 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ, अभी भी तुम जवान औरत ही तो हो। तुम्हारी वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें उसके साथ ब्लैकमेल करके मैंने तुम्हें जलील करना था। आराम से बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उससे कहा, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, क्या हो गया है तुम्हें, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। वह नॉर्मल नहीं थी, बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लगता था कि वह 1-2 महीने से नहाई नहीं थी। शायद इसलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उस वक्त इसके कपड़ों में जूते नहीं होंगे। मैं सुबह जागी तो तब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी। ना खाना खा रही थी, ना और कुछ। वह तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फ़ोन था वह भी चोरी का था।
मेरी बहन पागल मरीज बन चुकी थी। वह अपने बारे में कुछ अजीब अजीब बातें बता रही थी कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसके फ़ोन में किसी औरत का नंबर था जिसको उसने कॉल की थी। हमने उसको बुलाया, वह हमसे मिलने आ गई क्योंकि वह भी मेरी बहन को तलाश कर रही थी। वह मेरी बहन के पति की एक कज़न थी। वह लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और हम भी बहन को वापस घर ले आए। उसने बताया ये लड़की हमारे ख़ानदान में भाग कर आई थी, इसलिए सब ने इसको बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। ऊपर वाले ने इसको बेटी से नवाजा, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही दुनिया से चली गई। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। वो घर में अकेली पड़ी रहती थी। इसको कोई बुलाता नहीं था, एक मैं ही इसका ख्याल रखती थी क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इसी तरह साल गुजर गए। अपनी ज़िंदगी इसने ऐसे ही गुजारी है। पागल हो गई है और इस घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी ऐसे गायब हो जाती कि किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया उसे उसकी सज़ा मिल रही थी। मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर के मुताबिक उसे पागलपन की बीमारी हो गई थी, जिसमें ऐसे लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती थी। उसका इलाज करवाया और उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि वह मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती की। इसको उसकी गलती की सज़ा मिल गई थी। इसलिए सभी लड़कियों से गुजारिश है कि जो घर से भाग जाती है वह अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती है और किसी गैर आदमी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती है। वो उनका क्या हश्र करता है ये तो आपने देख ही लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।